हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पेपर लगा हुआ है 29 और 30 तारीख को, इससे संबंधित आपको प्रश्न लेकर आए हैं जीके जीएस के। जो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन हम वही लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जिन लोगों का पेपर 29 और 30 सितंबर को है, उन लोगों को यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। और जो लोग किसी और परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और हम प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल के अनुसार समझेंगे, डिटेल के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे भारत के संविधान में। तो देखिए, इसमें प्रस्तावना को जोड़ा गया है, मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है, सरकार की संघीय संरचना को जोड़ा गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार की 3 शाखाओं के बीच शक्ति का पृथक्करण ये भी जोड़ा गया है, और न्यायिक समीक्षा ये भी जोड़ा गया है, और कानून के तहत समान सुरक्षा। ये सभी जितने भी तत्व हैं, ये सभी हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। और ये सभी तत्व कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, अर्थात अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2 कि अलाउद्दीन खिलजी, जिसे उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी द्वारा कड़ा के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था, द्वारा आक्रमण किया गया दक्षिण भारत का पहला राज्य कौन सा था। अर्थात जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, वो पहला कौन सा राज्य था जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था दक्षिण भारत में। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। और जलालुद्दीन खिलजी कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन खिलजी कौन था, जो खिलजी वंश का संस्थापक था, खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। और जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत में अगर हम बात करें कौन से राज्य पर आक्रमण किया था, तो वो था हमारा देवगिरी, जो कहाँ पर पड़ता था, जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता था। कहाँ पर पड़ता था, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र के देवगिरी पर सबसे पहले आक्रमण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान से वापस लौटते समय अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नहीं, इसके लिए चलो डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डिटेल में समझने के लिए कि तुर्क होने के बावजूद जलालुद्दीन खान अफ़गान में बसा था। ये तुर्क होने के बावजूद भी जलालुद्दीन खान जो था वो अफ़गानिस्तान में बसा था। जलालुद्दीन ने मंगोल आक्रमणकारियों के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया था और कई लड़ाइयाँ 1292 जीतकर भारत में उनकी प्रगति को रोक दिया था। उसके बाद उसने मंगोल सम्राट उलूग खां से अपनी दूसरी पुत्री के साथ विवाह करवाया। जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ही था। उसने अलाउद्दीन को कड़ा का सूबेदार नियुक्त किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का सूबेदार नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज्य पर आक्रमण करके बहुत सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। इस्लामी आक्रमण से प्रभाव होने वाला दक्षिण भारत का पहला राज्य देवगिरी था। समझ रहे हैं आप लोग। बाद में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन ने सिंहासन को संभाला था। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही
अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल के प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। अर्थात कौन सी सन में एक मुग़ल सम्राट ने कंपनी के बंगाल के प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल के प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। प्लासी में हार के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और बंगाल के कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को स्थापित किया गया। जब अर्थात हम बता दें, देखो मीर जाफ़र को किसने नियुक्त किया था, तो ये अंग्रेज़ों ने नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि जब कंपनी ने प्रशासन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया तो मीर जाफ़र ने विरोध किया। कंपनी ने उसे अपदस्थ कर दिया और उसके स्थान पर मीर कासिम को नियुक्त कर दिया। अगला पॉइंट है, जब मीर कासिम ने शिकायत की तो वह बदले में बक्सर 1764 में लड़ी गई लड़ाई में हार गया। बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और मीर जाफ़र को फिर से स्थापित कर दिया गया। अगला पॉइंट है, नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन कंपनी को अपने युद्धों के वित्त पोषण के लिए और व्यापार और उसके अन्य खर्चों की मांगों को पूरा करने के लिए और अधिक पैसा चाहिए था। कंपनी अधिक प्रदेश और अधिक राजस्व चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी का मिजाज बदल चुका था। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसने प्रसिद्ध पत्र बेटी के लिए एक पिता से पत्र लिखा। बेटी के लिए एक पिता के लिए पत्र किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि बेटी के लिए पिता का एक पत्र किसने लिखा है। तो बेटी के लिए एक पिता से पत्र की अगर बात करते हैं तो ये किसने लिखा था। ये लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बेटी के लिए एक पत्र से एक प्रसिद्ध पत्र लिखा था। ठीक है, इसके लिए डिटेल से समझते हैं। बेटी के लिए एक पिता से पत्र जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्रों का एक संग्रह था, जो मूल रूप से नेहरू के अनुरोध पर इलाहाबाद कानून पत्रिका प्रेस द्वारा 1929 में प्रकाशित किया गया था और 1928 की गर्मियों में भेजे गए 30 पत्रों से मिलकर बनी थी, जब इंदिरा गांधी ने केवल 10 साल की थीं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक कौन सी है, इंडिया डिवाइडेड। महात्मा गांधी की बुक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एस राधाकृष्णन की बुक है जीवन का हिंदू दृष्टिकोण। एस राधाकृष्णन की बुक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक की बात हो रही है, पदक कहाँ जीता था। जो स्वतंत्रता के बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ जीता था। पेरिस में जीता था क्या, लंदन में जीता था क्या, या एम्स्टर्डम में जीता था, या टोक्यो में जीता था। तो इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर आपको बता दें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंदन। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक लंदन में जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में अगर समझें तो पहला पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि 1948 के लंदन ओलंपिक में भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था, 1948 के लंदन ओलंपिक में भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता के 362 दिन के बाद भारतीय पुरुष टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अगला पॉइंट है टूर्नामेंट से पहले अंग्रेज़ों ने भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने कभी उन पर शासन किया था।
उन्होंने कभी उन पर शासन किया था, लेकिन फाइनल में उनके पास अंतिम गौरव के लिए इसमें प्रतिस्पर्धा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगला पॉइंट है, उन्हें 4-0 से हराने के बाद भारत ने ओलंपिक में अपना लगातार चौथा स्वर्ण पदक जीता। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? अगर सबसे उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो आप बताएंगे कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? क्या जलोढ़ मिट्टी होती है, क्या काली मिट्टी होती है, क्या लाल मिट्टी होती है, क्या रेतीली मिट्टी होती है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम आपको बता दें कि सबसे उपजाऊ मिट्टी की अगर बात की जाए तो वो होती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल में अगर समझने की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी और लाल मिट्टी, ये सभी मृदा के प्रकार हैं। मृदा 8 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थापित किया गया था। इनके कहने का मतलब है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन से सन में हुई थी? क्या 1800 में हुई थी, क्या 1801 में हुई थी, क्या 1802 में हुई थी, क्या 1803 में हुई थी? तो बताइए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो हम आपको बता दें कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज 10 जुलाई 1800 को स्थापित प्राच्य अध्ययन की एक अकादमी और शिक्षा का केंद्र था। दूसरा पॉइंट है, इसकी स्थापना भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली ने की थी। अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात आ जाए तो किसने की थी? फोर्ट विलियम ने की थी। किसने की थी? बेलेजली ने की थी। कौन से कॉलेज की स्थापना? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि कॉलेज कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कलकत्ता के अंदर स्थित है। और कहाँ पर है? विलियम कॉम्प्लेक्स में अंदर स्थित है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, इन्होंने इस कॉलेज की शुरुआत यूरोपीय प्रशासकों की प्रशिक्षित करने के लिए की थी। चौथा पॉइंट है, कॉलेज का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देना था और इस प्रक्रिया में बंगाली, उर्दू जैसी भाषाओं के विकास को बढ़ावा मिला। अगला पॉइंट है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का कि तुलुब राजवंश के संस्थापक कौन थे, अर्थात तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी? क्या देवराय प्रथम ने की थी, या विरूपाक्ष द्वितीय ने की थी, या तिरुमल राय ने की थी, या तुलुब नरस नायल ने की थी? तो तुलुब राजवंश की संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि तुलुब नरस नायक। तुलुब नरस नायक तुलुब राजवंश के संस्थापक थे। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि तुलुब राजवंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश कौन था? तुलुब राजवंश था। वे तटीय कर्नाटक के प्रमुख थे। कौन? तुलुब राजवंश के लोग। इस काल के दौरान विजयनगर साम्राज्य अपने सबसे प्रसिद्ध राजा के रूप में कृष्णदेवराय के साथ अपने वैभव के शिखर पर पहुंच गया था। 1491 से 1570 तक उनके पास 5 सम्राट थे। तुलुब नरस नायक तुलुब राजवंश के संस्थापक थे। उनकी राजधानी विजयनगर थी और उन्होंने दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। राज्य का मूल घर पश्चिमी तुलु भाषित क्षेत्र था। तिरुमाला मंदिर की पूर्वी दीवार पर एक संस्कृत अभिलेख कृष्णदेवराय के पूर्वजों का वर्णन करता है। तिम्मा भूपति एवं उनकी पत्नी देवकी उल्लिखित होने वाले पहले तुलु पूर्वज हैं। तो आप डिटेल में इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है। क्या बारालाचा दर्रा ये नीलगिरी श्रेणी में आता है? क्या पालघाट दर्रा अरावली श्रेणी में आता है? क्या हल्दी घाटी दर्रा पश्चिमी घाटी में आता है? क्या दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में आता है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी है, चौथा। दीफू दर्रा जो है हमारा ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये सभी गलत दे रखे हैं क्योंकि बारालाचा दर्रा हमारा जासका श्रेणी में है, पाल घाट दर्रा हमारा पश्चिमी घाट में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत का वायसराय कौन था जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? अर्थात इन्हें पूछा गया है कि वायसराय भारत का उस समय वायसराय कौन था जब भारत की राजधानी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफ़र की गई थी। आपको पता हो तो भारत की पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में दिल्ली कर दी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय वायसराय था और इसी के समय में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को ट्रांसफ़र किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने रानी के साथ घोषणा की कि भारत की राजधानी कोरोनेशन पार्क में भारत की राजधानी की आधारशिला रखते हुए कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। दूसरा पॉइंट है कि वर्ष 1911 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई और इसे कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है कि यह निर्णय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के दौरान लिया गया था, जो भारत के वायसराय थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रसिद्ध समाचार पत्र हितवाद की स्थापना किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की है? प्रसिद्ध समाचार पत्र हितवाद की स्थापना कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने की है? तो हितवाद की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने की है हितवाद। तो हितवाद की स्थापना किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। तो इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, अरविंदो घोष की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो अरविंदो घोष की जो पुस्तकें हैं, सबसे पहली है कि वंदे भारत एक अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र था। कौन सी? वंदे भारत, जिसकी स्थापना 1905 में अरविंदो घोष ने की थी। ठीक है, तो वंदे भारत या वंदे मातरम एक अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना किसने की? 1905 में अरविंदो घोष ने की है। तो अरविंदो घोष की पुस्तक सबसे पहले आ गई वंदे मातरम, जो कब लिखी गई? 1905 में लिखी गई। दूसरी पुस्तक है इनकी अंग्रेजी में कर्मयोगी, अंग्रेजी में ही इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। एक कर्मयोगी है और बंगाली भाषा में लिखी है धर्म उनके प्रकाशन है। ठीक है, तो इनकी 3 पुस्तकें हो गई, एक वंदे मातरम, एक कर्मयोगी और एक बंगाली में धर्म उनके प्रकाशन। ठीक है, अब देखते हैं बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें। तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें 2 हैं, 2 समाचार पत्र हैं। कौन कौन से? एक तो मराठा है और केसरी है। मराठा और केसरी का प्रकाशन किया था इन्होंने। केसरी मराठा में थी, केसरी जो इन्होंने पत्र लिखा था केसरी, वो मराठा भाषा में था, और जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, और जेम्स ऑगस्टस हिस्की की जो पुस्तक है या समाचार पत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो जेम्स ऑगस्टस हिस्की का जो समाचार पत्र है वो है बंगाल गजट। द बंगाल गजट ये जेम्स ऑगस्टस हिस्की का समाचार पत्र है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जेट धारा प्रवाह या जेट स्ट्रीम पवने जिनकी बात कहते हैं हम, कि निम्नलिखित में से किसका एक घटक है? यानी कि जो जेट स्ट्रीम पवने हैं वो निम्नलिखित में से किसका एक घटक हैं? क्या वो काल वैशाखी का घटक हैं, क्या वो मानसून की घटक हैं, या उत्तर पूर्वी की घटक हैं, या पश्चिमी प्रवाह के घटक हैं? ये किसकी घटक मानी जाती हैं? जेट स्ट्रीम पवने जो हैं वो किसकी घटक मानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी प्रवाह। पश्चिमी प्रवाह जो है जेट स्ट्रीम पवनों की एक घटक माना जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट है कि मानसून, भारत की जलवायु को मानसून के रूप में वर्णित किया गया है और यह मानसूनी हवाओं से प्रभावित है। ठीक है, देखो भारत की जलवायु को मानसून के रूप में वर्णित किया गया है और यह मानसूनी हवाओं से प्रभावित है। काल वैशाखी मानसून का ये डिटेल,
काल वैशाखी क्या है? तो काल वैशाखी जो है ये हवाएं गर्मियों में उत्तरी मैदानों जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इनमें चलती हैं। ठीक है, तो काल वैशाखी कहाँ कहाँ चलती हैं? तो गर्मियों में चलती हैं ये कहाँ? उत्तरी मैदानों में, जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन भागों में चलती हैं काल वैशाखी पर अपने गर्मियों में। तीसरा पॉइंट है, ये हवाएं प्रचंड हवाओं, गरज और मूसलाधार बारिश से जोड़ी जाती हैं जो अक्सर ओलों के साथ होती हैं। चौथा पॉइंट है, उत्तर पूर्वी हवाएं। उत्तर पूर्वी हवाएं कौन कौन सी होती हैं? तो ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट से निकलती हैं। उत्तर पूर्वी हवाएं जो हैं ये उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट से निकलती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन बहुत ही सही तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों का नेता नहीं था? तो इनमें से नरमपंथी कौन सा नेता नहीं है वो आपको बताना है। नरमपंथी कौन सा नेता नहीं है? क्या वो अरविंदो घोष हैं? क्या वो WC बनर्जी हैं? क्या वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं? क्या वो जॉर्ज यूल हैं? बताइएगा कि इनमें से नरमपंथी का नेता कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएंगे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो हैं ये नरमपंथी नेता नहीं थे, ये गर्मपंथी नेता थे अरविंदो घोष। ठीक है, और अगर हम बात करें तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ये हमारे गर्म दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये भी गर्म दल के नेता थे। जॉर्ज यूल एक अंग्रेजी शासक था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, या इसे हम डिटेल में समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने की थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। इसके शासनकाल के दौरान हुई थी। लॉर्ड डफरिन का अगर शासनकाल की हम बात कर लेते हैं, लॉर्ड डफरिन जो है कहाँ कब से कब तक रहा था? तो ये 1884 से 1888 तक रहा है। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन कब से कब तक रहा है? तो लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से 1888 तक रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसका पहला सत्र 1885 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था, आयोजित हुआ था। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है वो 1885 में होता है। कहाँ होता है? बॉम्बे में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, एक नरमपंथी था और एक चरमपंथी था। ठीक है, और तो 1907 के जो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, नरमपंथी और गर्मपंथी या चरमपंथी बोल सकते हैं। इसे सूरत का विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इमारती लकड़ी की वनस्पति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इमारती लकड़ी की वनस्पति जो है, इमारती लकड़ी जिससे इमारतें बनाई जाती हैं, वो लकड़ी कौन सी वनस्पति में पाई जाती हैं? यानी कि जिस वनस्पति से इमारतों की लकड़ियाँ बनाई जाती हैं वो किस क्षेत्र से प्राप्त होती हैं? क्या उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं? क्या वो उपोष्णकटिबंधीय और टुंड्रा जनजाति से प्राप्त होती हैं? क्या वो टुंड्रा क्षेत्र और समशीतोष्ण क्षेत्र से प्राप्त होती हैं? क्या वो अल्पाइन और टुंड्रा से प्राप्त होती हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। अर्थात हम बात करते हैं जो इमारतें बनाई जाती हैं, जिन लकड़ियों से इमारतें बनाई जाती हैं वो हमारी उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से बनाई जाती हैं। वो लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में समझने के लिए इसका पहला पॉइंट है कि यह एक प्रकार की लकड़ी है। यह क्या है? एक प्रकार की लकड़ी है जिसे बीम और तख्तों में संसाधित किया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार की लकड़ी है जिसे बीम तख्तों में संसाधित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसे अमेरिका और कनाडा में लंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे अमेरिका और कनाडा में लंबर के नाम से जाना जाता है।
तीसरा पॉइंट है कोई भी लकड़ी जो न्यूनतम आयामी आकार देने में सक्षम होती है, जो न्यूनतम आयामी आकार देने में सक्षम होती है, उसे इमारती लकड़ी या लंबर लकड़ी कहा जा सकता है। यह लकड़ी के उत्पादन की प्रक्रिया में एक चरण है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इमारती लकड़ी का उपयोग संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वे लकड़ियाँ जिन्हें भवन निर्माण के लिए अनुकूल किया जाता है इमारती लकड़ी हैं। उद्योग के लिए मानक आकार में तैयार की गई लकड़ी की आपूर्ति की जाती है। अगला पॉइंट है इमारती लकड़ी का उपयोग घर बनाने और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। अर्थात जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं इनका प्रयोग हम घर बनाने में भी करते हैं और जो फर्नीचर जैसे टेबल हो गई, कुर्सियाँ हो गई, ये सब बनाने में भी किया जाता है। अगला पॉइंट है लकड़ी की वनस्पति आमतौर पर उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अर्थात जो लकड़ी की वनस्पतियाँ हैं वो कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो लकड़ी की वनस्पतियाँ जो हैं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं और अल्पाइन क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि किस अनुसूची के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख किया गया है? अर्थात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? क्या वो प्रथम अनुसूची है, क्या वो तीसरी अनुसूची है, क्या वो पाँचवीं अनुसूची है, क्या वो 9वीं अनुसूची है? तो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को पता होगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अनुसूची 1 में आता है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं तो शपथ की, दूसरी में शपथ आता है, शपथ हमारी दूसरी में आती है। तीसरी में हमारी वेतन आता है। चौथे में अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। पाँचवीं अनुसूची में अगर हम बात करते हैं SC ST के लिए विशेष प्रावधान है। और छठी अनुसूची में बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्य हैं। सातवीं अनुसूची में अगर हम बात करते हैं तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध हैं। आठवीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो आठवीं अनुसूची में भाषा है, भाषाएं 22 हैं हमारी। ठीक है, और 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो दल बदल। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं ग्राम पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत। ठीक है, तो सभी अनुसूचियां हमने आपको बता दी हैं। इसमें इतना स्थान नहीं था कि हम लिख सकते, इसीलिए आपको मुंह से बता दी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन को। पहला पॉइंट है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित है। संविधान की प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार, क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी सीमा है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करते हैं अनुच्छेद 1 में कहा गया है अनुसूची 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 शामिल हैं। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 शामिल हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या है। अनुच्छेद 1 है कि भारत राज्यों का संघ है। अर्थात भारत के राज्य कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात इंडियन इज़ अ यूनियन, यानी कि भारत क्या है, एक यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 2 है कि राज्यों का प्रवेश, अर्थात भारत चाहे तो किसी भी नए राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे अगर पाकिस्तान भारत में मिलना चाहे तो भारत मिला सकता है। जैसे सिक्किम को भारत ने 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत में मिलाया, सह राज्य का दर्जा दिया और 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का 22वें राज्य का दर्जा दिया। ठीक है, इसी तरीके से भारत जो है किसी भी राज्य को मिला सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 3 है कि नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं का प्रत्यावर्तन, अर्थात भारत अगर चाहे तो किसी भी नए राज्य का निर्माण भी कर सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, नाम, सीमा, उसके क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राज्यों के निर्माण कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और उसकी क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 4 है राज्य का उन्मूलन, अर्थात अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही होगी, तो राष्ट्रपति इसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे, क्योंकि इसमें आर्टिकल 3 को 368 के बाहर रखा गया है। इसीलिए इसमें राष्ट्रपति अपनी बाधा नहीं डालेंगे, क्योंकि ये अनुच्छेद 4 जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे
और हमने सभी क्वेश्चनों को डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।